हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर आज हम लोग लेकर आ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, 2 ही टॉपिक है, बट ये दोनों टॉपिक आपका 1 घंटा लेने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो आपका 1 घंटा इसमें जाएगा, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। हाँ, एक और अच्छी चीज़ आप देख रहे होगे कि हम मैक्सिमम चैप्टर्स को 4 लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी आएंगे जो 7 लेक्चर 6 लेक्चर जाएंगे, हो सकता है वो थर्मोडाइनमिक्स हो, केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे भी आएंगे जो 3 लेक्चर में हो जाएंगे, मे बी हुआ भी हो, है ना। फिजिक्स में जैसे बेसिकली कई चैप्टर ऐसे होंगे जो 3 लेक्चर में हो जाएंगे। EMI हो गया, AC हो गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक मटेरियल हो गया और KTG हो गया। तो ऐसे चैप्टर्स बेसिकली आपको 3 लेक्चर में हो जाएंगे। फिर कुछ चैप्टर ऐसे भी आएंगे जो 5 लेक्चर में होंगे, बट जो मिनिमम पॉसिबल टाइम है जिसमें आपको मैं सिखा सकता हूँ, उसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम पॉसिबल टाइम मतलब आप अगर दिसंबर से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो और चाहते हो कि 21 फरवरी के एग्जाम में अच्छा स्कोर करो, तो चैंपियन जैद से अच्छा कोई सहारा नहीं है फिर। ठीक है, तो 1 घंटे में आप लोगों को आज मैं सॉल्यूशन कंप्लीट करा दूंगा, शुरू से नहीं, एंड से एंड करा दूंगा। तो एक्चुअली एंड में हमारा क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है। आइए जानते हैं वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है और वेंट ऑफ फैक्टर की ज़रूरत क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट पता है आपको? कैसे पता होगा, अभी तो 2nd चैप्टर चल रहा है, 5th चैप्टर में पता चलेगा। देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे सब्सटेंस, देखो एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब बेसिकली सॉल्ट वगैरह हो गया। ठीक है, सॉल्ट नहीं बोल सकते हम लोग, कैसे बता तक सकूँ मैं आपको। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो कि चार्ज्ड आयंस में टूट जाएं वाटर में जाने के बाद, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे NaCl हो गया, पानी में जाने के बाद Na+Cl- में टूट जाता है सॉल्ट, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, K2SO4 हो गया, 2K+SO4 2- में टूट जाता है पानी में जाने के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसे चीज़ें जो वैसी की वैसी रहती हैं। ग्लूकोज पानी में डाल दो, ग्लूकोज ही रहेगा, टूटेगा थोड़ी वो, है ना। तो बेसिकली ये होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग एक छोटा सा केस ले लेते हैं कि भाई एट 300 केल्विन अगर हम सभी का 0.1 मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर करके 300 केल्विन पे अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालता हूँ, सपोज मैंने पहले ग्लूकोज के लिए निकाला, तो ग्लूकोज के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो आएगा MRT, M है 0.1, 300 इंटू 0.0821, तो बेसिकली आएगा 2.463 ATM, है ना। फिर अगर मैं सपोज यूरिया के लिए निकाल रहा हूँ, चलो यूरिया के लिए आ जाएगा पाई इज इक्वल्स टू 2.463 ATM अगेन। बट यहीं ये दोनों अगर आप कंसिडर करोगे एक चीज, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो प्रॉपरली लागू हो रही हैं। बट अगर मैं यहीं पे बात करूँ NaCl की, तो NaCl के केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है वो आता है 2 इंटू 2.463 ATM। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें Al2SO4 होल थ्राइस की, तो इस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आता है 5 इंटू 2.463 ATM। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वेरिएशन शुरू हो गया। मतलब हमारे हिसाब से कितना आना चाहिए था, 2.463, आ कितना रहा है, 2 इंटू 2.463। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब बेसिकली ये क्या हो गया, ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है वो हमारी सोच समझ से अलग आ रहा है, बट फैक्टर में आ रहा है। मतलब हम लोग उसमें से एक फैक्टर अलग कर पा रहे हैं। जैसे उसके लिए x आ रहा है तो इसके लिए 5x आ रहा है, उसके लिए 2x आ रहा है तो इसके लिए 3x आ रहा है, तो 3 को 5 को हम लोग x से अलग कर पा रहे हैं। मतलब बेसिकली एक फैक्टर में आ रहा है। तो वेंट हॉफ ने बोला कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स को नॉन इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ने के लिए मैं एक फैक्टर दे देता हूं, तुम उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सब पे लागू हो जाएंगी। और वो फैक्टर का नाम मैं देता हूं वेंट हॉफ फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग when electrolyte solutes undergoes association, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है तो एसोसिएशन डिसोसिएशन तो होगा ही। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स का एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है, अंडरगोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन, देन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंजेस। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो थी वही, नंबर ऑफ पार्टिकल से रिलेटेड, है ना। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंजेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चेंजेस,
हेंस इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कि भाई अब तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स आके मामले को गड़बड़ा रहे हैं, तो इसको सुधारने के लिए, ठीक है, टू फिक्स दिस वेंट हॉफ गेव वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ ने इसको फिक्स करने के लिए अपना एक फैक्टर दिया जिसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ फैक्टर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ठीक है, और ये चर्चा हमने किसके लिए की, ये चर्चा हमने की एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। तो मुझे पता है आप नहीं चेंज कर सकते क्योंकि आप मार्कर से नहीं लिखते, आप पेन से लिखते हो, जो कि मिटाई नहीं जा सकती, कोई दिक्कत नहीं है, वो हेडिंग भी सही थी, बट मेरे हिसाब से एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग ज़्यादा अच्छी है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो वाटर में जाके अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिसके कारण जो आंसर है वो अलग आता है एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उन्होंने एक फैक्टर दिया वेंट हॉफ फैक्टर, तो अब सब लोग ये पूछने लगे कि वेंट हॉफ फैक्टर तो तुमने दे दिया, लेकिन अब इस केस में तुम करोगे क्या, मतलब फिर इसके साथ तो बीज लगाना पड़ेगा, इसके साथ भी लगाना पड़ेगा। हाँ, लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ हम i = 1 जोड़ देंगे, मतलब इसके साथ भी i रहेगा लेकिन 1 रहेगा वो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो बेसिकली उन्होंने यही देखा कि भाई जो यहाँ पे साथ में नंबर आ रहा है वो एक फैक्टर में आ रहा है, तो क्यों ना इसी फैक्टर को मैं i बोल दूँ, इसी i से मल्टीप्लाई कर दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही हो जाएगी। तो इसकी वजह से आया हमारा i, और i का मतलब मैंने क्या बताया, i का मतलब मैंने बताया कि जो वैल्यू हमने देखी अपॉन जो वैल्यू एक्सपेक्टेड थी वो होता है i। ठीक है, i क्या होता है, i का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड, या फिर एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल। मतलब ऐसा अलग अलग फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, एक तो बोल सकते हो ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड, थ्योरेटिकल अपॉन एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो कि मतलब जितना आपने सोचा था अपॉन जितना आया। जैसे इस केस में देखो आई हमने कैसे निकालेंगे, आई निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन इस केस में देखो आई हम कैसे निकालेंगे, आई के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू वर्सेस थ्योरेटिकल वैल्यू। तो हमने क्या देखा, हमने देखा वैल्यू आ रही है 2 × 2.463 अपॉन हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी, हमारी थ्योरी क्या कह रही थी, क्या आना चाहिए, हमारी थ्योरी कह रही थी, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 2.463 आना चाहिए, तो ये इससे कट गया तो i = आ गया 2। ठीक है, तो कभी भी अगर तुम्हें i की वैल्यू निकालनी हो तो वैसे ही निकालो, ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये तो तब है जब डिसएसोसिएशन होता है, जब एसोसिएशन होगा तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, एक्सपेक्टेड अपॉन ऑब्जर्व्ड। खैर छोड़ो, ठीक है, तो i का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड। अब इसका एक प्रॉपर मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं। ठीक है, i का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसएसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसएसोसिएशन। i का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसएसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसएसोसिएशन। डिसएसोसिएशन के पहले कितने पार्टिकल्स थे यहाँ पे बताओ, NaCl सिर्फ सिंगल पार्टिकल था, तो डिसएसोसिएशन के पहले तो सिर्फ एक पार्टिकल था, और डिसएसोसिएशन के बाद कितना पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ, वो Na + Cl- 2 पार्टिकल बने, थे कितने, एक, तो 2/1 कितना, 2, तो i = आ गया 2। ये भी एक फॉर्मूला है, बट जो जनरली आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड में वो इस पे आएगा, ऑब्जर्व्ड अपॉन एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड कितना था और ऑब्जर्व्ड कितना हुआ, तो एक्सपेक्टेड आप कैसे निकालोगे, बिना आई के, और ऑब्जर्व्ड कैसे निकालोगे, आई से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिलहाल वो आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम में कि द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इन द लेबोरेटरी फॉर दिस इज 2 × या फिर 4.926 एंड एक्सपेक्टेशन वाज 2.463, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल दोगे 2। ठीक है, ओके, तो ये हो गई हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिस्कशन। अब वेंट हॉफ फैक्टर को थोड़ा हम लोग ओपनली जानते हैं क्या है। तो i का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसएसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसएसोसिएशन। ठीक है, यहाँ भी वही लिखा है क्या इन्होंने भी कई सारे फॉर्मूले बताए हैं, m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व्ड। ठीक है, फॉर्मूला मास ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करो, i = नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसएसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसएसोसिएशन।
ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इस केस में हम लोग क्या बात कर रहे थे, जैसे हम लोग बात करें किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या है, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो ग्लूकोज यूरिया के केस में होगा क्या कि आप इनको पानी में डाल दोगे तो ये आयंस में टूटेंगे क्या? नहीं। तो इनके जितने पार्टिकल पहले थे उतने ही पार्टिकल अब भी होंगे, तो पहले भी एक थे अब भी एक है, तो इसका आंसर आता है 1। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जो आई की वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, ठीक है। अब फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो आई होता है वो इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। ठीक है, आई इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के। कैसे? क्योंकि यहाँ पे NaCl होता है, K2SO4 होता है। ठीक है, NaCl, K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, MgCl2। इनको ब्रेक करो, एक बार ब्रेक करो, सबको ब्रेक करोगे तो NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, ये टूटेगा 2K प्लस SO4 2 माइनस में। तो यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 2, यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, Al2SO4 टूटेगा 2Al3 प्लस SO4 3 माइनस, सॉरी 3SO4 2 माइनस में, तो I इज इक्वल्स टू 5। MgCl2 टूटेगा Mg2 प्लस 2Cl माइनस में, तो I इज इक्वल्स टू 3। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो 1 ही आना है, क्योंकि बिफोर डिसएसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कितने होते हैं? एक ही होते हैं। तो I की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्विवेलेंट आनी है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसएसोसिएशन के। तो आफ्टर डिसएसोसिएशन यहाँ पे 2 पार्टिकल्स बन रहे हैं तो 2, यहाँ पे 2 K प्लस है और 1 SO4 2 माइनस है तो 3, यहाँ पे 2 Al3 प्लस है और 3 SO4 2 माइनस है तो 5। अब आप बोलोगे आप ये कैसे तोड़ रहे हो, ये तो हमें आ ही नहीं रहा है। धीरे धीरे आ जाएगा, ठंड रखो। बेसिकली मैं रेडॉक्स रिएक्शन फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 2 3 या 6 प्लस आयन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना है 6। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना है? न्यूट्रल है, तो कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी चार्ज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 6 बन रहा है तो ये भी 6 बनना चाहिए माइनस में। ठीक है, और ये चीज तो कंफर्म है कि एल्यूमिनियम है तो ऊपर 3 प्लस आएगा क्योंकि वैलेंसी 3 होती है। सल्फेट है तो उसके ऊपर 2 माइनस आएगा। ठीक है, तो कंफर्म है। तो बस नंबर लगाना है, 3 प्लस आया तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ 2 माइनस आया तो 3 लगेगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ से भी देख सकते हो 2 Al है तो 2 Al3 प्लस, यहाँ पे Mg1 है तो Mg2 प्लस, Cl2 है तो 2 Cl माइनस, यहाँ पे K2 है तो 2K प्लस, SO4 1 है तो SO4 2 माइनस। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के इक्वल आ जाता है। अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उनके केस में हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो वो डेरिवेशन हम लोग करेंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक हम लोग कर लेते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है कि डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीबी नॉट, ठीक है, डेल्टा केबी अपॉन डेल्टा केबी नॉट, पाई अपॉन पाई नॉट, बेसिकली पाई ऑब्जर्व्ड है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो, बट ठीक है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड, पाई अपॉन पाई ऑब्जर्व्ड एंड सो ऑन। बाकी के लिए भी आप यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ऑब्जर्व्ड मतलब जो भी वहां पे दिया हुआ है वो वैल्यू, और ऊपर वो वैल्यू जो आपने निकाली है। ठीक है, कैसे? मैं फॉर्मूला मैं करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, और मैं अपना तरीका भी बता देता हूँ ताकि आपको आसान लगे। अब देखो, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन क्योंकि अब हमें वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पता है, तो सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं वो अब मॉडिफाई हो जाएंगे। मतलब जो फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन वाला, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये हो जाएगा आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, जो फॉर्मूला था डेल्टा टीबी वाला, ये हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू एम। जो फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ वाला, वो हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। एम क्या है? मोलैलिटी। और जो फॉर्मूला था अभी पाई इज इक्वल्स टू एम आर टी, वो हो जाएगा आई एम आर टी। तो बेसिकली सारे फॉर्मूले मॉडिफाई हो जाएंगे, सभी फॉर्मूले के साथ आई आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन में आपको वेंट ऑफ फैक्टर करके कुछ भी मेंशन कर दे तो उस जगह पे आप लोगों को ये समझ जाना है कि आपको आई का यूज लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बोला है 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl freezes at minus 0.680 degree Celsius. Calculate I and osmotic pressure. ओके, तो यहाँ पे आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके लिए आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, I इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ नॉट। ठीक है, वो क्या होता है यहाँ पे, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू मतलब जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगा? के एफ इंटू एम आएगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे आई इंटू के एफ इंटू एम क्यों नहीं लगा सकता मैं? क्योंकि आपको एट 0 डिग्री सेल्सियस पूछा है। आपसे ये नहीं बोला है कि अगर ये इतना फ्रीजिंग पॉइंट है तो इस पे आप लोग निकालो आई कितना होगा। आपको फ्रीजिंग पॉइंट अलग केस में देके अलग केस पे आपसे आई पूछा है, तो आपको वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, अब डेल्टा टी एफ कितना है? 0.680, के कितना है? 1.86,
m कितना है 0.2, सॉरी डेल्टा टी एफ आपको निकालना है ना, ये बेसिकली आपका डेल्टा टी एफ ओ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.372। आर यू श्योर? 0.383 आएगा शायद, देखते हैं। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 0.372। ठीक है, ये आ गया आपका डेल्टा टी एफ ओ केल्विन। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे आई निकालना है। तो आई का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ ओ। तो डेल्टा टी एफ कितना है 0.680 और ये कितना है, ये है 0.372, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.83। अब क्योंकि आपका जो आई है 0 डिग्री सेल्सियस पे 1.83 आ गया। ठीक है, अभी देखो हमें पाई ओ निकालना है, पाई ओ ही निकालना है ना। ओके निकालते, देखो आई इज इक्वल्स टू पाई अपॉन पाई ओ। तो आई कितना आ रहा है हमारा 1.83 आ रहा है। ठीक है, पाई कितना है, पाई हो गया हमारा MRT, तो T अपॉन TO हो गया। तो अभी कौन से टेम्परेचर पर किसकी चर्चा हो रही है वो देख लेते हैं। तो TO बेसिकली हमारा कौन सा है, TO है हमारा ये वाला 0.372 वाला। ठीक है, तो 0.372 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये वाला टेम्परेचर मिल जाएगा। तो ये 1.83 इंटू 0.372 हो गया। और जैसे ही आपको ये वाला टेम्परेचर मिला तो MRT वाला फॉर्मूला लगा देना। अब इसने जो कंसंट्रेशन है उसको 0.2 ले लिया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो वॉल्यूम था उसको 1 लीटर मान लिया, तो इनके लिए जो कंसंट्रेशन है वो 0.2 ही हो गया, मतलब मोलैरिटी भी 0.2 ही हो गया। तो मुझे पता नहीं है इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, जबकि वो क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था। खैर ठीक है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट पार्ट इसका इनकम्प्लीट है, तो आप इसका नेक्स्ट पार्ट छोड़ दो। ठीक है, मत करो, यहाँ तक करो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ 3.4 ग्राम ऑफ CaCl2 डिजॉल्व्ड। अब देखो इसकी इंफॉर्मेशन सही से दे रखी है, डिजॉल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 300 Kelvin. Calculate its degree of, sorry, what is the osmotic pressure? Calculate osmotic pressure when Ventov factor is 2.47. तो इसमें देखो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है IMRT। अब देखो इसमें अगर बोलता है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो वो 273 केल्विन हो जाता, तो वो टेम्परेचर चेंज हो जाता। तो उसमें हमें आई का फॉर्मूला लगाना पड़ता पाई अपॉन पाई ओ। बट इस केस में सिंपल है, आपको ये देके ये पूछ लिया तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो पाई आपको कैलकुलेट करना है, आई आपको दे रखा है, कैपिटल है मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू R इंटू टी। तो ये 2.47 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 3.4, मोलर मास कितना है CaCl2 का, क्लोरीन है, क्लोरीन का 35 70 है ना, 35 होता है क्या, उतना ही तो होता है शायद, 34 ले लो, 68 20 कितना ले रखा है इसमें, 70 40 110 ले लो, और क्या ये 112 ले लो, कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो 112, चलो 111 लिए बट हम 112 ले लेते हैं, कैंसिलेशन हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि 3 आ जाता है। चलो ठीक है 111 ही ले लो। ठीक है, क्योंकि 34.5 होता है वो। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 2.5, आर की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 300, तो इसका आंसर तो 24.6 हो जाएगा। इधर से ये हो गया 2.5 इंटू 111, ऊपर आया 3.4 इंटू 2.47, कैलकुलेट कर लो, पाई आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, ये सब तो खैर टाइम पास था। ठीक है, अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लिया कि जो आई होगा वो नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल होगा। हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख लिया कि जो आई होगा वो 1 के इक्वल होगा। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या, अभी देखो नेक्स्ट जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ वो चीज़ आने के लिए आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में जो कुछ सिखाया था वो याद रहना चाहिए। क्या मतलब कुछ नहीं पढ़ के आओ 11th में मैंने आपको पढ़ाया था एक चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें मैंने आपको एक चर्चा की थी अल्फा के बारे में। वो अल्फा बार बार आएगा आपको इस साल, आयोनिक इक्विलिब्रियम में खैर फेमिलियर हो जाओगे, फिलहाल याद दिला देता हूँ। अल्फा होता है मोल्स डिसएसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन,
ये होता है आपका अल्फा। तो होता है हमारा अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन, DOD। पहले बात करते हैं फॉर डिसएसोसिएशन रिएक्शन। डिसएसोसिएशन रिएक्शन, मान लो आपके पास A था और इस A से बन गया NB मोल्स, मतलब ये जो A था ये N मोल्स में टूट गया, N पार्टिकल्स में टूट गया B के। तो T इक्वल टू 0 पे इसके पास कितने मोल्स रहे होंगे? मान लो इसके पास मोल रहे होंगे कितने रहे होंगे? C रहे होंगे, ठीक है। तो T इक्वल टू T पे इस C में से X मोल जाएगा और उस X की वैल्यू क्या होगी? हमने अभी अभी देखा कि अल्फा की वैल्यू हम निकालते हैं X अपॉन C, तो X की वैल्यू आएगी C अल्फा, ठीक है। ओके, तो यहां पे बना NC अल्फा। ओके, अच्छा, तो अब मुझे बताओ I का फॉर्मूला क्या था? I का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसएसोसिएटेड आफ्टर डिसएसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसएसोसिएशन, यही था ना फॉर्मूला। तो आफ्टर डिसएसोसिएशन क्या है? C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा है, और अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में सिर्फ C आएगा, है ना, ठीक है। तो देखो C कट जाएगा, देखो C ऊपर हर जगह है, कॉमन ले लो तो अंदर बचा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, और नीचे भी C है, तो इस C से ये C खत्म, तो I इज इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। तो ये अल्फा ले लो कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस N, ऐसा नहीं, 1 प्लस अल्फा ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा N माइनस 1। नहीं समझे? देखो दोबारा समझाता हूँ, ऐसा लिखो इसको, 1 प्लस N अल्फा माइनस अल्फा, तो इधर 1 प्लस N ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा अल्फा माइनस 1, सॉरी 1 प्लस अल्फा ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा N माइनस 1। तो ये होता है I का फॉर्मूला फॉर डिसएसोसिएशन, और इसे तुम्हें मारना है रट्टा। इसे तुम्हें क्या मारना है? रट्टा। क्या करोगे? इसको रट्टा मारोगे। कैसे निकाला हमने? हमने बोला कि भैया जो डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन होता है उसका फॉर्मूला होता है मोल्स डिसएसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। तो डिसएसोसिएट कितना हुआ? X। कितना लिया था हमने? C। तो X अपॉन C अल्फा का फॉर्मूला है, तो X का वैल्यू आ गया C अल्फा। तो T इक्वल टू 0 पे कितना था? C था। T इक्वल टू T पे C में से X गया, तो वो हुआ C माइनस X, बट X की वैल्यू है C अल्फा, तो C माइनस C अल्फा हुआ। बना कितना? बना NX, क्योंकि N पार्टिकल है, एक पार्टिकल का X, तो N पार्टिकल का NX, बट X की वैल्यू अगेन C अल्फा है, तो NC अल्फा हुआ। I का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसएसोसिएशन, तो ये पूरा, और अपॉन बिफोर डिसएसोसिएशन, तो ये C माइनस C अल्फा प्लस NC अल्फा, ये टोटल पार्टिकल आफ्टर डिसएसोसिएशन, और अपॉन बिफोर डिसएसोसिएशन C, तो C कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा, तो 1 ये आ गया I का फॉर्मूला, और इसको रट्टा मार लेना फॉर डिसएसोसिएशन। अब देख लेते हैं फॉर एसोसिएशन, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है 6 ग्राम CH3COH इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ बेंजीन टू फॉर्म डाइमर, ठीक है। 6 ग्राम CH3COH बेसिकली एसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन बेंजीन टू फॉर्म डाइमर, ठीक है। और ये बेंजीन कितना थी? 1 लीटर। बेसिकली बेंजीन भी लिक्विड होती है। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन is 1.64 atm, calculate degree of dimerization, calculate degree of dimerization at 300 Kelvin। अच्छा, डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन मतलब क्या? डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन मतलब अल्फा जिसके लिए n की वैल्यू है 2। डाइमराइजेशन मतलब क्या? दो पार्टिकल मिलके एक पार्टिकल बनाए, ये होता है डाइमराइजेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है, तो n की वैल्यू 2 और अल्फा निकालना है, तो उसके लिए पहले I निकालना होगा। फिर एक बार I आ गया तो I का ये वाला फॉर्मूला लगा के n डाल के तुम्हें अल्फा आ जाएगा। कैसे? देखो, पाई इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है IMRT, ठीक है। तो पाई कितना है? 1.64। I कितना है वही तो नहीं पता। कैपिटल है, मोलैरिटी इसकी कितनी आएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स कितने आएंगे? मास अपॉन CH3COH का मोलर मास कितना है? 100 है शायद, 24 32 64 24 64, ओके 102। ओके 60 है क्या? मैं ज़्यादा ही सोच रहा था। नहीं यार, 32 32 64 64 24 60 तो नहीं है यार। ओके, बेंजीन में डिसॉल्व किया गया ना, तो बेंजीन का तो 60 होता है, C6H6 नहीं, 60 तो इसका भी नहीं होता है। 12 12 24 24 4 28 16 16 32, हाँ यार सही है।
तो 60 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर ऑफ बेंजीन, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं 24.63, तो 1.64 इंटू आई इंटू 0.1, 6 अपॉन 60 1 अपॉन 10 0.1 और ये 24.63, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.64 अपॉन 2.463। तो आई की वैल्यू सपोज यहाँ पे मैं देख लेता हूँ आई की वैल्यू कितनी आई की वैल्यू आ गई 0.67। ठीक है, तो मैंने बोला ही था आई की वैल्यू 1 से कम आएगी एसोसिएशन के केस में। देखो ऐसे भी पहचान सकते हो कि एसोसिएशन हो रहा है, आई की वैल्यू 1 से कम है। अब फॉर्मूला लगा दो, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1, तो आई है 0.67, 1 एल्फा एन की वैल्यू 2 माइनस 1, इस 1 को यहाँ ले आके माइनस कर दो तो 0.67 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 0.33 और ये आ गया एल्फा, ये 1 अपॉन 2 0.5, 0.5 में से 1 गया तो माइनस 0.5, माइनस से माइनस खत्म तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.33 अपॉन 0.50, तो ये आ गया 33/50। कितना आएगी वैल्यू 33/50, ये आएगा 66%। तो अल्फा कितना आ गया 66% या 0.66। तो कभी कभी आपको परसेंटेज डायमराइज्ड परसेंट भी पूछ सकता है, तो वो 66%, बाकी डिग्री ऑफ डायमराइजेशन 0.66। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करो इसकी और क्वेश्चंस ढूंढो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं एसोसिएशन रिएक्शन के केस में आई का फॉर्मूला। अच्छा, डिसएसोसिएशन में समझ में आ गया, 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1 ये होता है डिसएसोसिएशन, और एसोसिएशन के केस में भी सेम होता है, बस एन की जगह 1 अपॉन एन आ जाता है। सिंपल, ठीक है। और ये भी याद रखना, डिसएसोसिएशन के केस में जो आई होता है वो 1 से बड़ा होता है, इसमें आई 1 से छोटा होता है। ये आप समझ भी सकते हो इस तरीके से। अच्छा छोड़ो, समझाने जाऊंगा तो छोड़ो। अब रहता है क्या फर्क पड़ेगा, नहीं भी रहता होगा क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, या मेरी सांसें रुक जाएंगी, तुम्हारी कुछ नहीं होगा ना, तो छोड़ दो इसको। तो फॉर एसोसिएशन रिएक्शन, एसोसिएशन रिएक्शन में मान लो आपके पास एन पार्टिकल्स है और वो बी में जुड़ के बी हो गए। ठीक है, बी पार्टिकल्स में वो जुड़ गए, तो T इक्वल टू 0 पे मान लो इसकी कंसंट्रेशन थी C, तो T इक्वल टू T पे इसकी कंसंट्रेशन बची होगी C माइनस सी अल्फा, और ये कितना बन गया होगा, ये बन गया होगा C अल्फा अपॉन एन। अपॉन एन क्यों? क्योंकि अगर 2 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, आधा। कैसे निकाले तुमने कैसे निकाला? मैंने बोला भैया 2 से 1 बन रहा है तो 1 से बन रहा होगा आधा। कैसे निकाला तुमने इस 2 से 1 के नीचे डिवाइड कर दिया तो आधा में बन गया। मैंने तुमसे पूछा भैया 3 से 1 बन रहा है तो 1 से कितना बन रहा होगा, 1/3। कैसे निकाला तुमने इस 3 से डिवाइड कर दिया। तो वैसे ही अगर C से 0 बन रहा है तो इतने से C अल्फा से कितना बन रहा होगा, C अल्फा अपॉन एन, तो डिवाइड कर दिया ना। तो समझ रहे हो ये कोरोलरी। अगर ये कोरोलरी नहीं समझे हो तो कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास फिर समझाने को। ठीक है, तो चलो, तो आई निकालते हैं। आई का फॉर्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसएसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसएसोसिएशन। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इस n से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो तो NC माइनस NC अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन NC, मतलब इस n से मैंने यहाँ हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले, फिर ये n नीचे चला गया। ठीक है, बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। C खत्म। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू आ गया n माइनस n अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा प्लस n माइनस n अल्फा अपॉन n। इस n को अलग कर दो सबके साथ, तो अल्फा अपॉन n प्लस n माइनस n अल्फा अपॉन n। ठीक है, अब देखो अल्फा अपॉन n प्लस n कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा अपॉन n, तो n से n अगेन खत्म। तो I इज इक्वल्स टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n, तो 1 प्लस अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा मैंने कर दिया, यहाँ से अल्फा मैंने कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 अपॉन n माइनस 1। तो आई का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन n माइनस 1। समझ में आया? डेरिवेशन है, कुछ भारी नहीं था इसमें। आई होप आपको भारी ना लगा हो। अगर भारी लग गया है तो मैं माफ़ी चाहूँगा और दोबारा करके दिखाना चाहूँगा। मुझे लगता है भारी लग गया है। ठीक है, तो दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखो ये भारी नहीं है असल में। ठीक है, ये भारी नहीं था, तुम्हारा कुछ और हल्का था। तो I इज इक्वल्स टू n से मल्टीप्लाई कर दो तो NC माइनस NC अल्फा प्लस C अल्फा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, देखो मैं कर क्या रहा हूँ। I इज इक्वल्स टू, मैं हर जगह ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो गया NC माइनस NC अल्फा प्लस C अल्फा अपॉन NC।
नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन कहाँ गया, कैंसल आउट हो गया, हर जगह नीचे 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 था तो कैंसल आउट हो गया। अब देखो हर जगह सी 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 है तो ये भी कैंसल आउट हो गया, तो आई इज इक्वल्स टू आ गया एल्फा प्लस एन माइनस एन एल्फा अपॉन एन, एल्फा माइनस एन एल्फा प्लस एन अपॉन एन, एल्फा प्लस एन माइनस एन एल्फा अपॉन एन। ठीक है, अब एन को नीचे ले लो सबके, तो एल्फा अपॉन एन प्लस एन माइनस एन एल्फा अपॉन एन, मैंने नीचे ले लिया ऐसे ताकि कैंसल आउट कर सकूं। तो ये हो गया एल्फा अपॉन एन, यहाँ से एन मैंने बाहर लिया तो 1 माइनस एल्फा अपॉन एन, एन से एन खत्म, तो ये आ गया एल्फा अपॉन एन प्लस 1 माइनस एल्फा, तो 1 इधर लिया तो ये हुआ 1 प्लस एल्फा अपॉन एन माइनस एल्फा। अब यहाँ से एल्फा मैंने जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 अपॉन एन माइनस 1, तो ये हो गया आई का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा 1 अपॉन एन माइनस 1। कभी भी अगर डिसएसोसिएशन हो तो ये यूज़ करना, एसोसिएशन हो तो ये यूज़ करना। ठीक है, और ये भी याद रखना कि जो डिसएसोसिएशन होता है उसमें I1 से बड़ा होता है और एसोसिएशन में I1 से छोटा होता है। अब ये क्यों होता है वो मैं बता देता हूँ, बट कुछ लोग अभी दुखी हो जाएंगे कि यार उनको ये तो समझा ही नहीं। देखो इस केस में अगर तुम देखोगे तो n की जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा ही होगी हमेशा, मतलब कोई भी अगर टूट रहा है या जुड़ रहा है तो वो 1 में तो जुड़ ही रहा होगा, और टूट रहा है तो 2 में तो टूट ही रहा होगा, 1.5 में तो टूटेगा नहीं कभी। तो डिसएसोसिएशन में n की वैल्यू 1 से हमेशा ही ज़्यादा होगी और एसोसिएशन में n की वैल्यू हमेशा 1 होगी। तो इसमें अगर 1 से हमेशा ज़्यादा होगी तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑलरेडी 1 प्लस समथिंग आएगा, समथिंग आएगा यहाँ पे, तो ऑलरेडी हमेशा ये 1 ऑलरेडी है और यहाँ पे समथिंग समथिंग आ रहा है, 0.6 आ रहा है, 0.3 आ रहा है, 1.3 आ रहा है, तो ये 1 से बड़ा ही होना है हमेशा। लेकिन अगर तुम इसकी बात करो तो n वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, सॉरी n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड, कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं, 1 या 2 से ज़्यादा ही पार्टिकल एसोसिएट हो रहे होंगे, तो इस केस में n की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी, इस केस में भी। तो 1/2, 1/3, 1/4, 1/10 ये सब्ट्रैक्ट होकर हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो 1 में से तुम 0.00001 भी माइनस करोगे तो भी वो 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको समझा वो ठीक है, जिसको नहीं समझा वो भी ठीक है। ये हो गई आई का फॉर्मूला डिसएसोसिएशन में या एसोसिएशन में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है 0.01 मोलर फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन फ्रीजेस एट -0.021 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट अल्फा इफ दिस इज दिस। तो इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि एसोसिएशन हुआ है या डिसएसोसिएशन हुआ है। मुझे तो आ रहा है लेकिन तुम्हें हो सकता है ना आ रहा हो सकता है इसमें आ रहा हो अगले में ना आए। तो क्या करने का, पहले आई निकाल लेने का। आई अगर 1 से ज़्यादा है तो डिसएसोसिएशन, आई अगर 1 से कम है एसोसिएशन, सिंपल। और डिसएसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1। एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस एल्फा एन की जगह 1 अपॉन एन माइनस 1, खत्म। लगा दो फॉर्मूला, सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या लगाना है वैसे, डेल्टा के एफ इज इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम डेल्टा टी एफ। ठीक है, सो इतने में फ्रीज होता है। तो डिप्रेशन कितने का आया है, 0.021 डिग्री सेल्सियस का। तो 0.021 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे डेल्टा टी हो गया। आई कितना है पता नहीं, के एफ कितना है 1.86 और एम कितना है 0.01। तो यहाँ से आई की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी, मैं छाप लेता हूँ आई की वैल्यू। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि अभी वो भी पढ़ाना है। तो आई की वैल्यू मैं डायरेक्टली छाप रहा हूँ, माफ़ करना, 1.13। ठीक है, तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब डिसएसोसिएशन हुआ है, तो पहला फॉर्मूला यूज़ होगा। वैसे भी तुम एसोसिएशन का फॉर्मूला यूज़ करोगे और अल्फा जब नेगेटिव आ जाएगा तो तुम खुद ही समझ जाओगे कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अच्छा एन की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, तो फॉर्मिक एसिड HCOH होता है। ठीक है, तो H प्लस और COH माइनस, तो फॉर्मिक एसिड आपका HCOH होता है। ठीक है, तो आपको हो सकता है उस समय ना क्लिक हो तो मैक्सिमम चांस रहेगा इनको 2 लेके सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो, बाकी यहाँ पे तो पता ही है। तो आई हो गया 1.13, ये हो गया 1 प्लस एल्फा, एन की वैल्यू 2 माइनस 1, तो इसको यहाँ ले आके माइनस करो तो ये हो गया 0.13, ये हो गया एल्फा, खत्म। तो एल्फा की वैल्यू आ गई 0.13। अब आप बोलोगे 2 माइनस 1 तो 1 आया, हाँ तो 1 इंटू एल्फा, एल्फा ही तो हो गया, तो हो गया एल्फा आ गया 0.13। तो बस यही करना होगा आपको अलग अलग केसेस में, आई की वैल्यू अलग अलग ले लेकर। ठीक है, बाकी एक्सरसाइज के वीडियो में मैं आप लोगों को इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा अलग से। चलिए आज के लिए अभी इसको स्टॉप करते हैं और अब हम लोग चलते हैं सॉल्युबिलिटी पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, उसको कंप्लीट करके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे अब चैप्टर के एकदम शुरू में आते हैं, जिसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बस जानने की चीज़ है। ठीक है, इसमें ज़्यादा डीप में जाना नहीं है आपको। इसमें एक फॉग वाला एग्जांपल होगा, वो देख लेना, वो याद कर लेना बस। ठीक है, अभी देखो जैसे गैस मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे सॉल्यूट सॉलिड है और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है,
तो उसके हिसाब से जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो एग्जांपल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखे हैं। तो मैं साइड में टेबल चला देता हूँ और एक बार रीड कर देता हूँ, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड मिलके देखो सी वाटर बन सकता है। कैसे? सॉलिड हो गया आपका मिनरल वगैरह और सॉल्वेंट हो गया, जो लिक्विड हो गया वो हो गया आपका वाटर। तो सॉलिड लिक्विड मिलके सी वाटर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, है ना। सॉलिड सॉलिड एलॉयज हो गए, है ना, दो सॉलिड को मिलके बनते हैं जो। अभी सॉलिड और गैस मिला के जैसे आयोडीन इन एयर, हवा में जैसे कोई धूल वूल है तो वो भी उसका ही एग्जाम्पल है, ठीक है। हवा में कोई धूल है तो धूल क्या है आपकी, बेसिकली सॉलिड है। हवा क्या है, गैस है, तो सॉलिड और गैस। लिक्विड लिक्विड गैसोलीन इथेनॉल, है ना, इथेनॉल को वाटर में डाल दो। सॉलिड लिक्विड मतलब लिक्विड सॉलिड मतलब एमएलगम वगैरह हो गया, है ना। लिक्विड गैस मतलब क्लोरोफॉर्म हो गया। गैस लिक्विड मतलब कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक खोलते हो ना आप। गैस और सॉलिड मतलब H2 पैलेडियम, है ना, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम के अंदर। और गैस गैस मतलब एयर वगैरह हो गया, O2 N2, है ना, ये सब मिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप लोगों को ऐसे ही बस ध्यान में रखना है, कुछ ज़्यादा रट्टा वट्टा नहीं मारना इसमें, ठीक है। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी के कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी को, उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की चीज़ें, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या होता है? सॉल्युबिलिटी की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है। सॉल्युबिलिटी इज द अमाउंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट is its amount per unit volume of a saturated solution at a specific temperature। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम पे कितना अमाउंट उस सॉल्यूट का प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, और इसकी यूनिट होती है पर लीटर, ठीक है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, पर लीटर। और बाकी इसमें जो भी यूनिट्स में आप लोग लेते हो, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट्स पर लीटर। अरे यार, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है यूनिट्स पर लीटर। मतलब आप मोल में मेजर कर रहे हो तो मोल पर लीटर, और मोलैरिटी में तो मोलैरिटी पर लीटर, ठीक है, ऐसा अलग अलग। हाँ, तो बेसिकली ये होता क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक लीटर वॉल्यूम में उसके सॉल्यूट के कितने अमाउंट प्रेजेंट है। एक लीटर वॉल्यूम में, प्रत्येक लीटर वॉल्यूम में, हर एक लीटर वॉल्यूम में कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जैसे 100 लीटर में 1 लीटर दूध प्रेजेंट है तो दूध की सॉल्युबिलिटी हो गई 1 लीटर पर 100, मतलब 0.01 पर लीटर, ठीक है, यूनिट्स पर लीटर। या फिर ऐसे बोल दो 1 kg गोल्ड आपका प्रेजेंट है 50 लीटर लावा में, तो इसका सॉल्युबिलिटी कितना हो गया 1/50, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वो भी देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, पहला फैक्टर आता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा आता है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और तीसरा आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, बट पार्शियल प्रेशर का इफेक्ट होता है, ठीक है। प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता बट पार्शियल प्रेशर का इफेक्ट होता है हेनरी लॉ के हिसाब से। अब देखो नेचर क्या है, नेचर मतलब कि सॉल्यूट कैसा है, रिएक्टिव है नहीं है, कैसा है, मतलब डिसॉल्व होता है आसानी से या नहीं होता है, वो होता है उसका नेचर। तो नेचर पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा ही, सब कुछ तो नेचर ही है ना। मतलब जैसे मैं कितना तेज़ी से पढ़ा सकता हूँ वो मेरे नेचर पे भी डिपेंड करता है कि मैं कितना तेज़ी से पढ़ा सकता हूँ, तो उतना तेज़ी से मैं पढ़ाऊँगा। तो मेरे नेचर का भी एक फ़र्क है ना यहाँ पे। या फिर मैं कितना अच्छा दोस्त हो सकता हूँ तो मेरे नेचर पर भी है, ठीक है, कि मैं कितना ज़्यादा होमवर्क करके उसको बताता नहीं हूँ, तो ये सब नेचर पर भी डिपेंड। तो वैसे यहाँ पे भी है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना आसानी से सॉल्यूबल हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर पर, लीच एटलियर्स प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड से बैकवर्ड जाती है, बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाती है, फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे डिराइव करूंगा तो आ जाएगा, बट ठीक है, नॉर्मली लीच एटलियर्स प्रिंसिपल से कनेक्टेड करके टेम्परेचर का एक्चुअली अलग अलग इफेक्ट होता है अलग अलग केसेस में। जैसे आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, मैं ग्राफ चला देता हूँ बीच में।
इसमें बोला है कि भाई जो NaBr होता है, NaCl होता है और जो KCl होता है, इनका जो सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर के हिसाब से स्लाइट चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। और जो KBr होता है, KNO3 होता है, NaNO3 होता है, इनका ज़्यादा ही चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। और वहीं Na2SO4 की बात करें तो वो सॉल्युबिलिटी जो होती है उसकी वो टेम्परेचर के बढ़ाने से कम होती है। तो मतलब इफेक्ट तो करता है बट कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है कि बढ़ाएगा या घटाएगा, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है टेम्परेचर का, ठीक है, नॉट फिक्स्ड कि बढ़ा ही देगा या घटा ही देगा, वो कोई फिक्स नहीं है। और प्रेशर का तो इफेक्ट ही नहीं होता है, हाँ, लेकिन पार्शियल प्रेशर का इफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड बट हाई इफेक्ट ऑन गैसेस, ठीक है, हाई इफेक्ट ऑन गैसेस। मतलब जैसे सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो उनके सॉल्युबिलिटी पे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गैसेस की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और यहीं से आ जाता है हमारा हेनरी लॉ, ठीक है। तो चलिए हेनरी लॉ पढ़ते हैं जल्दी से और लेक्चर को बंद करते हैं। आइए लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas, directly proportional to the pressure of the gas, ठीक है, over the solution। मतलब उस सॉल्यूशन के सरफेस पर कितना ज़्यादा गैस का प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को पी से, तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, तो एस इज इक्वल्स टू आ जाता है के एच इंटू पी। के एच को हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, अलग अलग चीज़ों के लिए ये अलग अलग होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए ये अलग अलग होगा। और अगर हम लोग एक के एच की बात करें तो के एच क्या डिफाइन करता है कि एक एटीएम प्रेशर पर KH को अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो KH क्या डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ या फिर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सरफेस एट 1 ATM प्रेशर। यस क्या है सॉल्युबिलिटी, P क्या है प्रेशर, तो एक ATM प्रेशर पर जितना गैस की सॉल्युबिलिटी होगी वही होता है हेनरी कांस्टेंट। कभी भी अगर यूनिट का हम डेफिनेशन लिखते हैं ना, कोई ऐसा कांस्टेंट हो, उसकी कभी भी अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, पहले उसका अपॉन के फॉर्म में लाते हैं, फिर डिनोमिनेटर को हम 1 बनाते हैं, एक यूनिट बनाते हैं, और फिर ऐसे हम लोग उसका डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कितना एक एटीएम प्रेशर पे कितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी गैस की, वो होता है हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, तो बस यही फार्मूला है, इसके ऊपर अब एक न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको, जैसे यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस N2, ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट मोलरिटी ऑफ N2। चलो ठीक है, ये करा दूंगा मैं आपको। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिया हुआ है हेनरी लॉ का, ठीक है, थोड़ा सा मुझे जल्दी करना होगा यहाँ पे। एक्सेप्शंस मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल करा दूंगा, वो लैपटॉप पे करा दूंगा, 2 ही न्यूमेरिकल और है तो मैं लैपटॉप पे करा दूंगा। आप बोल रहे हो जल्दी क्यों हो रही है? अरे यार मैंने शुरू ही लेट किया यार, क्या ही बोलूँ, 3 वीडियो बना के जा रहा हूँ, यहाँ से शर्म आनी चाहिए मुझे। एक्सेप्शंस टू हेनरी लॉ, 4 दिन के लिए आया था, 3 वीडियो बना के जा रहा हूँ, मतलब जितने दिन के लिए आया था उससे ज़्यादा भी वीडियो नहीं बना पाया मैं, खैर फिर आएंगे। तो गैसेज लाइक NH3 एंड CO2, NH3 and CO2 do not obey Henry's law. The reason is that these gases react with water. Because of this reaction, higher solubility is than expected by Henry law. ठीक है, होता है क्या है कि CO2 और NH3 जब भी वाटर से रिएक्ट करते हैं तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी आती है, जो एक्सपेरिमेंटली हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, वो हाइयर आती है एज कंपेयर टू हेनरी लॉ, ठीक है। ऑब्टेन्ड सॉल्युबिलिटी इज हाइयर देन हेनरी लॉज सॉल्युबिलिटी, देयरफॉर दीज आर एक्सेप्शंस। मतलब इनका हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, NH3 के लिए कैलकुलेट करना है, CO2 के लिए करना है, हम इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आती है एज कंपेयर टू हेनरी लॉ, ठीक है। और बाकी के लिए हम लोग कर सकते हैं, N2 हो गया, O2 हो गया, इन सब के लिए हम लोग हेनरी लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, 2 एक्सेप्शन याद रखना, ये रिएक्शन भी याद रखना, एग्जाम में चलाएगा। खैर रिएक्शन आसान है, H2CO3 अमोनिया, किसको नहीं बताया यार।
है ना। तो ये सब याद ध्यान में रखना आप लोग, ये आ सकता है एग्जाम में। बाकी हेनरी लॉ का न्यूमेरिकल भी आ सकता है सिंपल सा, कि अगर हेनरी कांस्टेंट इतना है, प्रेशर इतना है, तो तुम बताओ सॉलिबिलिटी कितना होगी, है ना। तो ये सब का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो चलो ये थोड़ा सा फेमस टाइप का प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर यही नहीं कराया तो फिर पूरा वेंट ऑफ फैक्टर कराने का कोई मतलब नहीं होता ना। थोड़ा सा पॉपुलर है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चलो देखो, क्वेश्चन में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एंड विच हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। ओ कलर क्यों नहीं आ रहा है, आ जाओ। ठीक है। विच हैव मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अज्यूमिंग द कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है। 0.1 मोलर KCl, 0.05 बेसिकली मोलल NaCl, 1 मोलल AiPO4, 0.1 मोलल MgSO4। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? कैलकुलेट करने का देखो एक तरीका ये है कि आप लोग सबसे पहले आई निकालो। क्या क्या है? KCl है, NaCl है। ठीक है। क्या क्या है? KCl है, NaCl है, AiPO4 है, और AiPO4 है, और MgCl है। MgCl2 होगा बेसिकली। NaCl, KCl, MgCl2, MgSO4 है। तो MgSO4। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ KCl में आई की वैल्यू क्या आएगी? नंबर ऑफ आयन्स देख लो, K प्लस Cl माइनस कितना हो गया? आई 2। क्योंकि आयन्स टूटने के बाद कितने में कन्वर्ट होंगे बताओ? जब KCl के आयन्स टूटेंगे तो वो कन्वर्ट होंगे K प्लस और Cl माइनस में। किसमें किसमें? K प्लस में और Cl माइनस में। तो आई की वैल्यू क्या आएगी? 2/1। ये आ गया 2। NaCl के आयन्स कन्वर्ट होंगे Na प्लस और Cl माइनस में। तो आई की वैल्यू क्या आएगी? अगेन 2/1। तो ये भी आ गया 2। AlPO4 में क्या होगा? ये होगा Al3 प्लस और 3PO4 3 माइनस, सॉरी PO4 3 माइनस। ठीक है। Al3 प्लस और PO4 3 माइनस। तो बेसिकली इसके लिए भी आई की वैल्यू क्या आ गई? 2/1। इसके लिए भी आ गया 2। MgSO4 में भी यही होगा, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है। तो इसके लिए भी जो आई की वैल्यू थी वो आ गई 2। तो कोई सेंस नहीं निकला, क्योंकि आई की वैल्यू सबके लिए हो गई सेम। कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या है यहाँ पे हम लोग? 0.1 मोलल दिया है उसका, इसका 0.05। ठीक है। KCl का दिया है 0.1 मोलल। इसकी जो मोलैलिटी है वो दे रखी है 0.1। इसकी दे रखी है 0.05। ठीक है। इसकी मोलैलिटी दे रखी है 1, और इसकी मोलैलिटी दे रखी है 0.01। ठीक है। 0.01, 0.1। अच्छा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, जिसका आई इंटू एम का वैल्यू ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कम या ज्यादा होगा आई इंटू एम से। बाकी जो के एफ के बी है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, KCl के पार्टिकल्स कितने हुए? 2। 2 इंटू 0.1 करोगे कितना आएगा? 0.2 आएगा। 2 इंटू 0.05 करोगे कितना आएगा? 0.1 आएगा। 2 इंटू 1 करोगे कितना आएगा? 2 आएगा। 2 इंटू 0.1 करोगे तो क्या आएगा? 0.2 आएगा। तो यहाँ से अगर तुम ध्यान से देखो तो सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू आई है? सबसे ज्यादा वैल्यू आई है AiPO4 की। कितनी आई है? 2 आई है। तो बेसिकली इसका सबसे ज्यादा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि आई इंटू एम की वैल्यू जो हमने निकाली तो इसकी कितनी आई? 2 आई। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जिसका आई इंटू एम होगा उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है। और सबसे कम यहाँ पे किसका है? सबसे कम यहाँ पे NaCl का है। NaCl का आई इंटू एम कितना है? 0.1 आया है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे कम डिप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि सबसे कम वैल्यू है 0.1, 0.2, 0.2 और 2 से काफी ज्यादा छोटा है। ये तो बेसिकली वही यहाँ पे लिखा भी है। क्या लिखा हुआ है? AiPO4 contains highest moles and hence highest number of particles and it in turn the maximum delta TB. NaCl solution has minimum moles। ये सब नहीं, आपको ऐसा लिखना है कि here the multiplication factor of I into M is maximum for AiPO4 therefore it has the maximum delta TB। ठीक है। एंड इट इज मिनिमम फॉर NaCl देयरफॉर NaCl हैज मिनिमम डेल्टा TF। ऐसे लिखना है आपको। ठीक है। बेसिकली ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, बट जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा भी गलत नहीं है। ये चलेगा, ऐसा कोई वो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर टीचर कराता है अपने लेक्चर में। ठीक है। मुझसे बोर्ड पे मिस हो गया था। मैं बोर्ड पे मतलब जो मैंने बोला अभी न्यूमेरिकल करना है, तो उस केस में मतलब थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं शायद ऊपर गया था और नीचे आया तो मेरे को लगा शायद सॉल्यूशन खत्म हो गया, अगला चैप्टर पढ़ाता हूँ। ठीक है। वरना मैं ये इसके बिना मतलब अधूरा रह जाता ना सब कुछ। तो यही नहीं, वही क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको मोलैलिटी सेम होगी, आई का वैल्यू अलग अलग होगा। कैसे आ सकते हैं वो क्वेश्चंस? आपको ऐसे आ सकते हैं, NaCl होगा, MgCl2 होगा। ठीक है। और AlF3 ना ना AlCl3 होगा। ठीक है।
और बस ऐसा 3 आ गया। और आपको पूछा कि अगर सबकी मोलैलिटी 0.1 है, सबकी मोलैलिटी 0.1 है, सबकी मोलैलिटी 0.1 है, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेल्टा टीबी किसका होगा, या सबसे कम डेल्टा टीएफ किसका होगा। ठीक है, डेल्टा टीएफ मिनिमम किसका होगा और डेल्टा टीबी मैक्सिमम किसका होगा। तो तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो मोलैलिटी सबके सेम है, लेकिन जब तुम आई निकालोगे तो आई सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, जैसे NaCl का आई आएगा 2, MgCl2 का आई आएगा 3, इसका आई आएगा 4। कैसे? NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, MgCl2 टूटेगा Mg2 प्लस और 2Cl माइनस में, AlCl3 टूटेगा Al3 प्लस और 3Cl माइनस में। तो 3 1 4, तो इसके लिए आई 4, 2 1 3, तो इसके लिए आई 3, 1 1 2, तो इसके लिए आई 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको। तो बेसिकली AlCl3 के लिए डेल्टा टीबी मैक्सिमम होगा और NaCl के लिए डेल्टा टीएफ मिनिमम होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको दोनों का ही ध्यान यहाँ पे रखना है। ठीक है, खुश हो रहे होंगे कई लोग कि सॉल्यूशन का लास्ट लेक्चर फाइनली आ ही गया। क्या करूं यार, सबको आता नहीं, लेक्चर आता नहीं, अबे छोड़ो। Assuming complete disassociation, calculate the molality of an aqueous solution of KBr whose freezing point is this, for water KF is this। ठीक है, तो KBr है तो टूटेगा K प्लस और Br माइनस में। अब आप लोग सोच रहे होगे ये टूटेगा किस में, ये कैसे पता चलता है? एक्सपीरियंस से आता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ कैलकुलेट कर लो। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, ठीक है, तो डेल्टा टीएफ बेसिकली कितना होता है वाटर का, 0 होता है। अच्छा सॉरी, पहले हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डेल्टा टीएफ बेसिकली -2.95 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है, तो बेसिकली डिप्रेशन कितने का आ गया, 2.95 डिग्री सेल्सियस का। आई की वैल्यू 2 आई है, के एफ 1.86 दे रखा है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैलिटी आ जाएगा 2.95 अपॉन 3.72। ठीक है, तो डिवाइड कर दो यार, आज चिंदी सी चीज है, 0.793, ये हो गई मोलैलिटी। तो ये आसान सा न्यूमेरिकल था, ये आपको आ सकता है। बाकी हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसका पूरा का पूरा एक्सरसाइज। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहो। सॉल्यूशन भी हो गया, सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर बाकी है, बट टेंशन मत लो, इस लेक्चर के जस्ट बाद सॉलिड स्टेट का भी लास्ट लेक्चर आ जाएगा। ठीक है, और तो कुछ अभी बचा नहीं है आपका, है ना? केमिकल काइनेटिक्स करा दिया, थर्मोडायनेमिक्स करा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयोनिक एक दिन में हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड करके हो जाएगा, अपलोड में तो टाइम लगेगा। चिंता तो है यार, सिलेबस काफी कुछ बचा है आपका। कराता हूँ, कराता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।